बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क जी फॉर गुजरांवाला। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून। मैंने कुरान की आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ईमान वालों, वो बात मत किया करो जिस पर अमल नहीं कर सकते। हमने गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंटरव्यू का वो सिलसिला शुरू किया जिसमें बहुत सारी बातें हम आप तक पहुंचाते रहे, और आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने जिस तरीके से इस चैम्बर की सियासत में कदम रखा और बड़े दबंग अंदाज से उन्होंने सियासत की और बड़ा बोल्ड वो बात करते हैं, बल्कि बात में इबाहम नहीं रखते, घुमा के बात नहीं करते, वो किसी और तारीफ़ के मोहताज नहीं। हमारे आज के मेहमान हैं अता फरीद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। भाईजान, आपने 19 और 20 में इलेक्शन विन किया। जी जी। आपके जो टेन्योर था इसमें आपने कौन सी आपकी अचीवमेंट्स हैं? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने मौका दिया। देखें, 2019 में मुझे अपनी एसोसिएशन जो कि मेटल एसोसिएशन है उसकी तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया, और जो हमारा पहला ग्रुप था वो ग्रुप जो कि मलक ज़हीर साहब का था। नॉर्मली मैं इंटरव्यूज़ में नाम नहीं लिया करता, लेकिन आप क्योंकि एक बड़ा प्रोफेशनल तरीके से सारी चीज़ों को कंडक्ट करते हैं तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मलक ज़हीर साहब जब 2018 में, इसकी थोड़ा सा मैं एक साल पीछे जाऊंगा, कि 2018 में जब इखलाक भट्ट ग्रुप के साथ ये अलहदा हुए तो 2018 में ये हमारे पास आए, यानी कि हमारी एसोसिएशन के पास आए, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे एक दोस्त हैं जो मलक ज़हीर साहब के कज़न ही हैं, मलक आमिर साहब, हम उसको लेकर के चलते थे। और हमारी ये हिस्ट्री रही थी कि हम पिछले 10-12 साल में हमने कभी चैम्बर का सहारा नहीं लिया था। हमें यकीन ही नहीं था, हमें ख़ुद पे यकीन था। हमें हमारे 10-12 साल में हमारे जो बहुत सारे इश्यूज़ रहे, और ऐसा नहीं है कि हमारे इश्यूज़ भी नहीं थे। हमारी ट्रेड जो है, हम अगर गुजरांवाला, अगर आप अभी भी गूगल करेंगे तो 6% GDP का गुजरांवाला देता है, और उसमें 80% जो है वो मेटल सेक्टर में है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, अभी भी हमारे पास डाटा है, 2012 का भी मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ, 14 का भी, 15 का भी। तो हमें बहुत सारे इश्यूज़ आए, हम खुद डील करते थे। लेकिन 2018 में जब ये हमारे पास पहली दफ़ा आए, इन्होंने कहा जी कि आप लोग जो ये काम कर रहे हैं इसके लिए चैम्बर एक बेहतरीन फोरम है। हम जो हैं अब मुसलमान हो गए, हमने जो है इखलाक भट्ट साहब से अलहदगी इख्तियार कर ली है, तो आप हमारे साथ चलें। अब क्योंकि मलक ज़हीर साहब के जो कज़न है, मैं उनका हमेशा मैं बड़ा मोतरफ़ रहा हूँ उनकी शख्सियत का, और मैंने हमेशा उनकी पैरवी की है। उन्होंने मुझे कहा तो हमने जो है इनकी जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि पैरवी की, इनको सपोर्ट किया। 1 साल हमने सपोर्ट किया, इलेक्शन हुआ, ये जीत गए। 1 साल गुज़र गया, 2019 में ये हमारे पास आए। इन्होंने कहा जी कि इस दफ़ा हम ये मेटल की सीट जो है वो आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टोकूंगा। मेरा आपसे अगेन सवाल ये है कि आप इलेक्शन विन करके आए, आप जिस ग्रुप से आए, जो लोग आपको लेकर आए, हम उन लोगों पे जाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो अपना टेन्योर एंजॉय किया, इस टेन्योर में आपकी अचीवमेंट्स क्या है? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। ये इनफैक्ट अगर मुझे आप सिर्फ 1 मिनट और देते तो जवाब मिल जाता। उसमें यह है कि 2019 में फिर जब ये हमारे पास आए ना, तो मेरा इनसे इलेक्शन, हमारा कैंपेन स्टार्ट हो गई। अब वुड यू बिलीव, आज मेरे ग्रुप के अंदर, हमारे ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप फाउंडर, जिसमें 500 के करीब मेंबर हैं। आज भी मैंने उस पर एक बयान दिया। मेरा इलेक्शन के दिन से पहले इख्तलाफ हो चुका हुआ था। इलेक्शन जो 2019 का, जिस दिन हम जीते हैं, उस विनिंग के बाद मैं एक दिन भी चैम्बर नहीं गया। उसकी वजह जो अब मैं आपको वही बताने लगा हूँ। अब
कारकर्दगी तो मैं अपने तौर पे बताऊंगा आपको कि मैंने क्या किया और मैं क्या करता रहा, लेकिन अगर आप कारकर्दगी मुझसे बहैसियत एग्जेक्टिव मेंबर पूछेंगे तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा इलेक्शन जीतने वाले दिन से ही नहीं था। मेरे इख्तलाफात थे और मैं एक दिन भी चैम्बर नहीं गया। तो क्यों एग्जेक्टिव मेंबर बने? सर उसकी वजह ये थी ना कि हमारा जब इन्होंने किया ना, जो मुझे इन्होंने नॉमिनेट कर दिया, इलेक्शन स्टार्ट हो गया। अब इलेक्शन की कैंपेन के अंदर इनके जो सारे स्टेज एक्टर और जो इन्होंने स्टेज लगाया हुआ था वो एक्सपोज हो गया। पहले तो हम बाहर बैठ करके इनको सिर्फ सपोर्ट करते थे, 4 दिन सपोर्ट किया, बात खत्म, उसके बाद हमें इनसे काम नहीं पड़ता था। आप तो अगले साल भी इनके साथ? सर मैं हमने बिल्कुल नहीं है। 2019 में मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, 2019 में जब इलेक्शन हो गया उसके बाद मेरा इनका राब्ता खत्म हो गया। उमर सलीम साहब सदर आ गए, ऑन रिकॉर्ड है, आप उनसे मेरे बात पूछ सकते हैं। 2019 के बाद जब इलेक्शन जीते हैं उमर सलीम साहब का मुझे फ़ोन आता है, मुझे मिठाई भेजते हैं, मुझे कहते हैं जी कि आप चैम्बर नहीं आ रहे। मैं कहा जी मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने पूछा जी क्यों? मैंने कहा जी मैं इस रजीम का हिस्सा बन ही नहीं सकता। ये सारी ये एक्टिंग हो रही है यहाँ पे, जो ये सारे मुफादात का खेल है। आप भी यहाँ पे जो बैठे हैं वो आपका क्या ख्याल है कि आप प्रेसिडेंट हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप फैसले लेते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं फैसले लेता हूँ। मैंने कहा जी नहीं, आप फैसले। मियां उमर सलीम से पहले फैसले कौन लेता था? मियां उमर सलीम से पहले भी, उससे पहले भी, जब मैंने उससे पहले तो मुझे नहीं पता था कि हो क्या रहा है, लेकिन जो मैंने इनकी रवायत चेक की ना, जो इनकी जो चीज़ें थी, जिस तरह से ये चैम्बर को लेकर के चलते हैं, एक जगह पे सदर की कुर्सी तो सिर्फ होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इनका बस चले तो वहां पे भी उसको ना बैठने दें, 7 कुर्सी डाल करके बैठते थे, सारे फैसले वो लेते थे। ये तो पपेट होते हैं। आपको पहले नहीं इल्म था? मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था, मैं तो मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है। उससे पहले चैम्बर पॉलिटिक्स की मेरी बिल्कुल कोई हिस्ट्री नहीं है। मैं कभी 2018 में वोट डालने गया पहली दफा, ये भी ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 2000 हम एसोसिएशन चला रहे थे, हम अरबों का हमारा जीडीपी का 3% स्टेक सिर्फ हम लोग दे रहे थे मेटल वाले, यानी कि हम खुद काम कर रहे थे। और उसकी हमने जो अपनी मेटल मार्केट के लिए किया और इस मुल्क के लिए किया, उसकी लंबी लिस्ट है, मैं अभी भी आपको बता सकता हूं, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन हमने चैम्बर का सहारा नहीं लिया और ना ही हमें पता था कि ये क्या करते हैं। जब आप सब कुछ कर सकते हैं तो फिर चैम्बर में क्यों आए? जब आप जाती तौर पर ये काम कर सकते हैं, अपने रिलेशन को, अपनी जीडीपी को देखते हुए, अपने टैक्सेस को सामने रखते हुए, उसी बुनियाद पे लोगों से, ब्यूरोक्रेसी से, एस्टैब्लिशमेंट से आप काम ले सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर आपने चैम्बर का सहारा क्यों लिया? बिल्कुल सही बात की आपने। देखें, यही फैसला करके मैं एंटर हुआ। पहले हमने ये सोचा कि चैम्बर के फोरम को हम इस्तेमाल करें, अपने ज़ाती रिलेशन को तो हम इस्तेमाल करते रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने हमें एक फोरम दिया है हम उसको क्यों ना इस्तेमाल करें। लेकिन वो 25 से 30 दिन के अंदर मुझे बिल्कुल अया हो गया, ये लोग एक्सपोज हो गए, मैं घर बैठ गया, मैंने नहीं किया। ये जो चैम्बर वाला फैसला मैंने किया, ये फैसला 2019 के मिड में शुरू हुआ, जब आसिम अनीस मेरे पास आया, जब उसने जीबीसी का इशू मुझे बताया कि जी मेरे दौर के अंदर ये फैसला हुआ था, मेरा नाम गया था, ये लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरा इसमें साथ नहीं। आप, क्योंकि मैं वहां पे नहीं जा रहा था, लेकिन मैं एज ए एग्जेक्टिव इलेक्ट तो हो चुका हुआ था। लेकिन ये सारी चीजें आपको उमर सलीम के दौर में नजर आई, आसिम सलीम के दौर में नजर नहीं आई? आसिम अनीस के दौर में तो मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूं कि मैं तो एक्टिव ही नहीं था उसमें। आसिम अनीस के दौर में तो हमने सिर्फ सपोर्ट किया था, मैं किसी चैम्बर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं था। हमारी एसोसिएशन का सिर्फ एक अमजद खलील साहब थे, वो उस एसोसिएशन का हिस्सा, वो इस चैम्बर रजीम का हिस्सा थे, लेकिन उसको भी हमने किसी अपनी एसोसिएशन के हवाले से कोई काम नहीं कहा, ना हमने किया। मेरा जो जाती एक्सपीरियंस हुआ वो तो मुझे 2019 का जो इलेक्शन लड़ा, 30 दिन का इलेक्शन, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये इनकी सारी रजीम को पता है, अब वाली रजीम को भी पता है, पहले वाले इनके लीडरान को भी पता है कि मेरा मलक ज़हीर से इख्तलाफ हो गया। और फिर ये 2019 फिर ये आते रहे मेरे पास। इख्तलाफ की वजह क्या थी? ये बात, इख्तलाफ की 3-4 बुनियादी वजह थी। सबसे पहले इनका एक मुनाफिकाना रवैया था। मैं ये समझता था कि देखें, कोई भी ग्रुप होता है, वो उसमें आप ये नहीं होता कि वहाँ पे अगर 10 बंदे हैं तो 10 लीडर हों। इस्लाम में भी हमें हुक्म है कि जब आप कहीं पे भी जाएं तो किसी एक को लीडर आप माने। नमाज का कॉन्सेप्ट भी यही है, इमाम का कॉन्सेप्ट भी यही है। तो हमने जब इसकी पैरवी की तो हमने यही किया, मैंने कि ये लीडर है, हमने इसकी पैरवी करनी है। जब आप आए तो आपने लीडर किसको माना था? मलक ज़हीर को माना था। बाद में छोड़ने की वजह? वही बता रहा हूँ जी। हुआ ये कि इनके 3-4 चीजें ऐसी थीं जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि ये मुनाफिकाना रवैये हैं। देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है कि आप अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करते हैं,
जो कि गलत बात है। एक होता है कि अपने मजे के लिए आप किसी का नुकसान करते हैं, जो कि इंतहाई दर्जे की मुनाफकत है, इसे निचले दर्जे की। और आप यकीन करें कि ये अपने मजे के लिए करते थे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि एक मेरी उन दिनों में बड़ा मशहूर वाकया है, वो शायद आप तक पहुंचा हो। इन्होंने एक स्टेटमेंट मुझे दी। वो स्टेटमेंट कैसे थी कि जब इखलाक भट्ट ग्रुप का एक पहली कंपेन का आया, उसके ऊपर लिखा हुआ था फलाना भट्ट फलाना भट्ट फलाना भट्ट। इन्होंने वो मुझे मैसेज किया साथ, कहा जी कि ये बट्टिस्तान है, देखो सारा बट्टिस्तान बनाया हुआ है, और ग्रुप में, क्योंकि मेरा लीडर था, इसको आप ग्रुप में करें। मैं देखें, जब आप किसी की तकलीद करते हैं, पैरवी करते हैं, तो फिर ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा लीडर कह रहा है मैं कर देता हूं। मैंने वो कर दिया, और वहां पे ही किसी और बंदे को कह दिया कि देखें आप भट्टों को गालियां निकाल रहा है। वो मेरे पीछे पड़ गए। वो तो बात एक्सपोज हो गई, और वो एक्सपोज भी ऐसे हो गई कि इनके जो समधी हैं, उमर अशरफ जो है, उनके घर में बैठ करके मेरी सुलह हुई। और जब वो सुलह हुई तो उसने मुझे बताया कि जी ये मामला था सारा। जब मैंने ये मामला देखे तो मैंने कहा कि जी इसको तो मैंने लीडर माना था। अब एक और एग्जांपल देता हूं। मुझे इलेक्शन कैंपेन का इन्होंने हेड बना दिया, मलक ज़हीर साहब ने, ठीक है। मुझे कहते हैं कि जी आप ये जो पंफलेट आ रहे हैं, इनको तमाम कैंडिडेट्स को अपने पास बुला करके ऑफिस में दें। इलेक्शन ऑफिस इनका बना हुआ था राना शहजाद की तरफ। वहां पे जाकर कैंडिडेट्स को कहते हैं कि अताफ बोता चौधरी आ गया, वो उसने वहां पे पंफलेट रखे हुए हैं, वहां पे क्यों बुला रहा है? वो आपका मतलब है ये डबल गेम करते हैं? ये डबल गेम करते हैं। आप गोल्डन ग्रुप से हैं? जी जी, फाउंडर से नहीं है? फाउंडर से हूँ जी। आप फाउंडर मैं से? फाउंडर से। गोल्डन से नहीं? नहीं, हाँ जी। आपको जब आसम अनीस साहब ने गोल्डन ग्रुप बनाना था, जी जी, जब आप एग्जेक्टिव सबको लेकर गए, आप भी उम्रे पे गए थे उनके जी जी, नहीं मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। ये दो चीजें हैं जी। गोल्डन ग्रुप फॉर्म हो गया था 2018 में, जब ये इनके साथ थे, और ये तब अलहदा नहीं थे। उसका हिस्सा, उसका पार्ट मैं नहीं था। ये यहाँ पे भी मैं थोड़ी करेक्शन करना चाहूँगा। ये क्या था कि ये एक जो उस टाइम के एग्जेक्टिव थे, क्योंकि आसिम अनीस साहब ये बहुत फ्रेंडली किस्म के जो प्रेसिडेंट थे, अपने एग्जेक्टिव के साथ बड़े प्यार से रहे, टूर्स पे जाते रहे, आपको जैसे आप बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली तब इनका पार्ट ही थे, और पार्ट के अंदर उन्होंने अपने एक पीरियड को खुद साख्ता एक नाम दिया कि जी हम गोल्डन हैं, मतलब अपनी एक पहचान के लिए। और सिर्फ ये और ग्रुप से लैदगी नहीं। 2019 में जब मेरी इनसे, सिर्फ वही लोग गोल्डन थे जो उनके साथ मिले थे? जी जी, वही गोल्डन। जो नहीं मिले थे वो गोल्डन नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, जो साथ मिले नहीं, ये मैं तमाम उनकी कैबिनेट की बात कर रहा हूं। उनके जितने एग्जेक्टिव्स थे और जो उनके ऑफिस बेड्स थे, उसमें मुस्तफ़ा शकील भी था, जो आज नहीं है, हाजी शकील साहब का बेटा, जो वीपी थे तब। उसमें आसिफ मुजफ्फर साहब भी थे, जो एसवीपी थे, जो आज नहीं है। वो सबको उन्होंने, बल्कि उस दौर में मुझे याद है कि एसवीपी वीपी के कमरे में वो गोल्डन की एक फ्रेम पिक्चर लगा करती थी, जो कि कायदीन को चुपती थी कि तुसी की कम फाड़ ले। वो कौन गोल्डन? G7 था, G11 था? नहीं नहीं, ना उसमें G7 था, ना उसमें G11 था। ये कोई अलहदा से नया गोल्डन? ये वो नहीं, ये वो उस टाइम के जो एग्जेक्टिव थे ना, उनकी थी। अल्लाह हज़र क्यास, वो वक्त वो गुजर गया, वो अलहदा नहीं थे। ये बेसिकली गोल्डन की पहचान तब बनी कि जब ये इनका ये इशू बना। और मैं फाउंडर कैसे बना, ये भी एक, इसके पीछे भी स्टोरी है कि अब मेरा तो वो लीडर नहीं रहा। जब मेरे इख्तलाफात हो गए तो मैंने तो उसको लीडर में, क्योंकि मैं ऐसे बंदे को जिसके मुनाफिकाना रवैये हों, जो अपने मजे के लिए लोगों को जलील करना चाहता हो, तो वो उसने क्या लोगों के लिए काम करना है। मेरे तो ये मैं आपको जाती इख्तलाफ बता रहा हूं। अगर आपके पहले दिन इख्तलाफात हो गए, जी 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 जी, तो फिर जब आपने एग्जेक्टिव का इलेक्शन विन किया, जी जी, तो उसके बाद आप अपनी एसोसिएशन को लेके उनके पास क्यों गए थे कि मुझे जो है ना कैंडिडेट किया जाए? बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है, और ये भी ऑन रिकॉर्ड है। मेरे इनसे इख्तलाफात हो गए, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, और इसके बारे में मैं कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड बयान भी दे चुका हूँ। इलेक्शन विन हो गया। आपको पता है कि 1 से 2 दिन के अंदर कैंडिडेट ऑफिस बेड्स का फाइनल करना होता है। मेरी जो एसोसिएशन है, जिसमें मैं पहले मलक आमिर साहब का जिक्र किया आपको, वो हाजी शकील साहब और 7 बंदे और, ठीक है, काबिल जिक्र ये 2 हैं, बाकी मार्केट के बंदे हैं मेटल। ये सारों ने मुझे बुलाया, मैं अपने ऑफिस, मेरे पास नहीं आए, मुझे बुलाया। मेरी एसोसिएशन थी, मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे, मलक आमिर साहब के वालिद, बहुत अच्छा नाम उनका, मलक मुकरम साहब, वो बैठे हुए और बाकी सारे उनके सामने बैठे। उन्होंने कहा जी असी मलक ज़हीर नूं मुबारकबाद देन जाना है। अब वो उनका भतीजा या जो भी रिश्ते, मैं रिश्तों में कमज़ोर हूँ बताने में, उनका था। मैंने कहा भाई साहब मैनू माजरत दो, मैं नहीं जावांगा। उन्हें कहा मैं इसलिए नहीं जा कह रहा कि तू उत्थे मुबारकबाद देन जाना, असी तेरे वास्ते सीट लैन जाना है।
मैं कहा भाई साहब ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ सीट है तो ना ही मैं लैनी है, आप मेहरबानी करें मुझे इजाज़त दें। अब वो वहाँ पे हाजी शकील साहब है, मैं बड़ा मानता हूँ, आज भी तब भी मानता था। मलक आमिर साहब की मैं जैसे पहले बताया है कि मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। बाकी असद डोगर साहब थे, काफ़ी सारे। इनके मजबूर करने पे अच्छा फिर भी मैं नहीं माना। फिर क्या बात हुई ये काबिल ज़िक्र है, और ये इस चीज़ के ऊपर अगर मैं गलत बोलूँगा तो ये मेरे पे, पहले भी मैंने लास्ट टाइम ये पूरा 5 मिनट का मैं सोशल मीडिया पे इनको भी व्हाट्सएप किया था, क्योंकि इन्होंने मुझे ये एलिगेशन लगाया मेरे पे कि ये वीपी की सीट मांगता था, हमने वीपी की सीट नहीं दी तो ये नाराज़ हो गया और दूसरे ग्रुप में चले गया। मेरे पे ये करैक्टर असैसिनेशन ये इस टाइप की कर रहे थे। इन्होंने मुझे कहा कि जी वीपी की सीट सानू भी पता है, आपको हमें नहीं मिलनी, लेकिन इसकी आड़ में हमने उसे एक वादा लेना है, ठीक है। मैंने कहा जी ये क्या वादा लेना है आपने? उन्होंने कहा जी हम वीपी की सीट मांगेंगे, ये प्लानिंग हो रही है, वीपी की सीट मांगेंगे, वीपी की सीट जाहिर है उसके पास नहीं है, वो नहीं देगा तो हम कहेंगे ठीक है तू ना दे, लेकिन एक साना वादा कर कि तू इखलाक बट दे नाल नहीं मिलेगा। मेरे लिए ये बात नहीं थी, मुझे इन डायनामिक्स का नहीं पता था, ये कहाँ पे चीज़ें जा रही हैं। मैंने उस टाइम पे आई स्वेयर ये समझा कि शायद ये मुझे लेकर के जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो सच कह रहे थे। मैंने एसोसिएशन थी, मरता क्या ना करता, मैं चले गया वहाँ पे गए, और वहाँ पे एक और काबिल ज़िक्र बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताऊँ। हम गए तो बाहर मगरिब का टाइम था, मुझे आज तक मेरे वो सिंदरी सारी मेरे जहन में है। शेख नसीम साहब जो एक और लीडर हैं, वो कुर्सी पे बैठे नमाज़ पढ़े थे, और हमें ये इसकी खटा नीला पीला एक कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पे ले गया। वहाँ पे बैठे तो मलिक आमिर साहब ने, हम 8 बंदे सामने बैठ गए इसके। मलिक आमिर साहब ने एज़ पर प्लान बात की कि जी ये हासी आए हैं, सानू बीपी दियो। तो इसने इस तरह का इशारा किया, इसने कहा जी ए मेरी जान छड्डो, ए बाहर बाबा बैठा है, हर बंदे नूं सीट चाहिए है, ठीक है। ए कहंदा मैं मर गया, मेरे घरदियां मैनूं घरों कढ़ देना, मैनूं सीट दे दे, किनू किनू मैं सीट दें, सीट नहीं हैगी। मतलब ये उसका जवाब था। अब मैं दिल ही दिल में, मुझे गुस्सा भी आए और हंसी भी आए कि यार ये अपना आप इसका कज़न है, ठीक है, बाकी लोग भी हैं। गुस्सा मुझे इस बात पे आए कि तुम्हारी बाप की उम्र का है वो बंदा, बाहर नमाज पढ़ें, मैं आज भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। अल्लाह ताला भी सफ़ेद बालों का हया करते हैं, तो तुम्हें हया नहीं है उसके बारे में ऐसी बात करते हुए, तुम उनको एक्सपोज करे, उनके साथ चल रहे हो। और उसके बाद फिर मलिक आमिर ने ये बात की कि ठीक है तू ना दे, लेकिन इखलाक भट्ट दे नाल नहीं मिलना, और इसने ये वादा किया कि जी ठीक है मैं इखलाक भट्ट साहब के साथ नहीं मिलूंगा, जो उस साल एंड पे उन्होंने किया। तो बेसिकली तो क्यों ना वो उनके साथ मिलते? आपने उमर सलीम के दौर में जो किया उनके साथ, आपने कोशिश की कि इखलाक भट्ट आपके साथ मिल जाए, आपने उनके खिलाफ अदम एतमाद लेके आनी थी, तो वो उनके साथ क्यों ना मिलते? सर अदम एतमाद देखें, ये भी ये क्वेश्चन ये वो ये नहीं कहते, वो मैं इसमें थोड़ी दुरुस्तगी कर दूं, वो ये कहते हैं कि हम ना मिलते तो इन्होंने मिल जाना था, ये एग्जैक्टली। अब मैं ये बात करता हूं कि जो नीयत की सजा, तो जो एक गलत मैं काम, मेरी नीयत का तो मैं अल्लाह को जवाब दूं ना, और अल्लाह को पता है ना, मेरे अलावा या अल्लाह के अलावा मेरी नीयत का किसी को नहीं पता। तो ये एक चीज़ को जो ये कर बैठे, उसका इल्ज़ाम या तो ये होता कि हमने कुछ स्टेप किया होता, हमारी उनके साथ कोई मीटिंग चल रही होती, हम उनके साथ हमारा एक प्लान होता है कि आज हम 8 बजे या 9 बजे फलाने होटल में आपके साथ हम मिल करके हम ऐलान करेंगे, या ये होता। खुद साख्ता एक जवाब बनाया, और वो जवाब ये बनाया अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए, अपने के जवाब तो नहीं था वो सर। देखिए अगर आप उसको ये क्वेश्चन ना देते, वो आप तो उसको लेते गए थे। 1 वोट से उमर सलीम बच रहा है, आप कह रहे हैं कि आप किसके देखिए वो वाली बात भी आ जाए, ये इससे पहले वाली बात है, ये तो इन सारी चीज़ों के बाद ये वाला वाकया हुआ। जो उमर सलीम वाली बात है वो ये बात थी कि जो जीबीसी वाला इशू था उसके ऊपर भी इन्होंने पॉलिटिक्स, और ये ग्रुप तब भी इनको शेख असलम साहब, जब मैं फाउंडर बना, क्योंकि मैंने किसी के साथ, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन ये थी कि मैं इलेक्शन हो गया था, 15-20 दिन टाइम गया, वक्त क्या था ना, थोड़े पैसे ही लग गए थे, मैं चुप करके बैठ जाता, अल्लाह का शुक्र करके कि मेरी इनसे जान छुट गई, मैं इस तरह की रजीम के अंदर नहीं गया। और दूसरा ये था टू चेंज द सिस्टम, यू हैव टू इन द सिस्टम, कि चलो मैं सिस्टम के अंदर रहूँगा तो सिस्टम चेंज होगा। उसके लिए मुझे किसी के साथ तो मिलना था। मेरे पास शेख असलम साहब आए, शेख असलम साहब ने आकर के आसिम की बात की सबसे पहले कि जी ये है, मैंने आसिम का साथ देना है। शेख असलम साहब क्योंकि एक काफ़ी पुराने सियासतदान हैं, उनको पता है
कि मैं इस टाइम अकेला हूँ, उनको ये भी पता था कि मलक के साथ इसके क्या मामलात हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैंने ये फैसला किया कि ठीक है मैं मिल करके चलता हूँ। ये जीबीसी वाला मामला हुआ, उसके अंदर वोटिंग हुई, उसके अंदर हमने एफर्ट की, उसमें भी जो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन का ये हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। डीजीटीओ में तब सुखेरा साहब थे सेक्रेटरी, मैं खुद उनसे बात की, ये कोई प्रोविजन नहीं है जो एक दफ़ा सदर आ जाता है उसके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आ सकता। ये इनको भी इस बात का पता है। ये सिर्फ नाक का इशू था, इनकी गर्दनों के सरिये का इशू था कि यहाँ पे वो जो जीबीसी का हम आसिम अनीस को नहीं बनाना चाह रहे, अगर इनके ये 15 या 16 इनके बन जाते हैं, वोटिंग आ जाती है, तो हमें मजबूरन बनाना पड़ेगा, जिसमें हमारी जो है वो हम बेइज्जती जिसे कहते हैं अना, उसको ठेस पहुंचेगी। उसमें तो उमर सलीम का इशू ही कोई नहीं था, उसमें तो ये बिल्कुल इशू नहीं था कि हम 16 बंदे इकट्ठे होकर तो उमर सलीम को हम कुर्सी से उठा देंगे और वहां पे सदर और बिठा देंगे। इसकी कानून के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। शेख असलम साहब की हिस्ट्री आप जानते हैं जी बिल्कुल। आपने एक साल में जब उनके साथ इलेक्शन भी लड़ा, सारा कुछ आपको देखा। उनकी तो एक पोर्टफोलियो है कि वो उनको फाउंडर में सीटों की अगर ऊपर नीचे कोई चीज करते हैं तो वो तो आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर भी आप उनके साथ मिल गए। हालांकि आप तो चैम्बर की हिस्ट्री को चेंज करने के लिए गए। बिल्कुल, अपने काम तो आप अपनी बलबोते पे भी करवा रहे थे। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखें, आपने देखें शेख असलम साहब की एक हिस्ट्री है, ठीक है। शेख असलम साहब ने 16 साल चैम्बर के ऊपर हुकूमत की है, और वो हुकूमत नहीं, वो डिक्टेटरशिप की है। हम उनके साथ सर मुझे 2 मिनट दें ना आप। उसमें हम ये नहीं कहते कि वो शेख असलम साहब ने सही किया। आज भी आप यकीन करें कि आज भी ये ट्रैवल एसोसिएशन थी, शायद वीडियो किसी ने बनाई हो, आज शाम 6 बजे की आप निकाल करके देख लें। आज भी मैंने कहा, उन्होंने खुद कहा कि मैंने किया तो मैंने गलत किया, ये तरीकाकार नहीं था। नए बच्चे आ गए हैं, यंग हैं, मतलब अब देखने वाली बात यह है कि ड्राइव किसके पास है, स्टीयरिंग किसके पास है, ड्राइव कौन कर रहा है। शेख असलम साहब के पास ड्राइव नहीं है। और शेख असलम साहब देखें, जो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। हमारे साथ अगर वो हैं तो हमने उनकी पॉजिटिव चीज़ों को अपनाया है, उनकी नेगेटिव चीज़ों को नहीं अपनाया। हमने उनसे सबक सीखा है। आज बल्कि वो खुद हमें कहते हैं कि ये वो मामला, वो दौर अलहदा था, वो बिजनेस के मामला अलहदा थे, अब वो दौर नहीं रहा। अब लोगों के मसाइल हैं, उनको हल करोगे तो बचोगे। वो हमें जो अब सबक सिखाते हैं तो वो पॉजिटिव ही सिखाते हैं। उनको देखिए, आप मुझे अगर कहें, आप मुझे हमें गलत तब कहें अगर हम शेख असलम साहब की गलत चीज़ों को डिफेंड करें। शेख असलम साहब ने जो उनके दौर में गलत होता रहा, हम उनको उतना ही बराबर का शरीक करते हैं जितना हम इनको करते हैं। ज़ियाउल्लाह इरफानी साहब का क्या किरदार है? देखें, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं उन लोगों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता जिनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं होता। ज़्यादा ज़ियाउल्लाह इरफानी साहब के साथ मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। सादा बंदे हैं, एक पुराने स्टाइल से सियासत करने के आदी हैं, चौथी उंगली में सिगरेट के कश लगा करके वो फैसले करते हैं। तो ये उनका एक अपना स्टाइल है, वो सही है या गलत है वो लोगों ने फैसला करना है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने फैसला करना है। मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लोगों का ये कहना है कि आपकी और शेख असलम ग्रुप की, गोल्डन की और फाउंडर्स की आपस में जो गट्स जोड़ा है, ये एक मफादात की जो है ना एक गट्स जोड़ा है। क्या मफादात है इसके पीछे? और आज भी ये जो गट्स जोड़ा है, इनमें इख्तलाफात भी मौजूद हैं, चाहे वो सीटों पे हैं, चाहे वो किसी और चीज़ पे हैं। नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल डिनाई करूँगा। पहली बात देखें, ये अल्लाह का करना ये हुआ कि क्योंकि मामलात ऐसे ऊपर नीचे बने कि नाम फाउंडर गोल्डन, इत्तेहाद फाउंडर गोल्डन, कान को इधर पकड़ लें उधर पकड़ लें। हम एक फैमिली हैं। आप यकीन जानिए कि अगर आप अगला सवाल ये करते कि रिफॉर्म्स आपने क्या किए हैं या ग्रुप क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि यकीन करें कि हमें ये अब सीटें दी हैं ना, हमने बाखुदा 5 मिनट के अंदर हमने डिसाइड की हैं। कितने लोगों ने? 18 लोगों ने बैठ करके, जो हमने कोर कमेटी बनाई। आपने रिफॉर्म्स क्या किए हैं पिछले 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21? अगर इन 3 सालों में देखा जाए तो मेरा तो ख्याल है कि चैम्बर एक अखाड़ा है। जी। काम किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने तस्वीरें खिंचा ली हैं और कोई घर बैठ। बहुत अच्छी बात। देखिए, मैं एक बात करूं, मैं ये आपको कहता हूं कि ये चीज़ मेरी है। इसके लिए मेरे पास दलील क्या है? जितना बड़ा दावा होता है उतनी बड़ी दलील होती है। मेरा ये दावा है कि ये मेरी है, इसके लिए दलील इतनी काफ़ी है कि मेरे हाथ में है। अगर आप ये दावा करें कि ये ऑफिस आपका है, बड़ा दावा है,
तो उसकी दलील ये नहीं कि आप बैठे हैं, उसकी दलील आपको रजिस्ट्री की सूरत में देनी पड़ेगी। हम ये दावा करते हैं कि हम काम करेंगे, हम रिफॉर्म्स करेंगे, उसमें मैं अपनी आपको दलील दूं तो आप यकीन करें कि इन्वायरमेंट का इशू बना, मैं पाकिस्तान की टोटल 3 से 4 ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके पास क्लाइमेट चेंज डिवीजन का एनओसी है, 5वीं कंपनी नहीं है, मेरे पास है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आज तक मेरा इन्वायरमेंट वाहिद, क्योंकि मेरे पास लाइसेंसिंग है, मेरे पास कोई आ नहीं सकता, गेट एंटर नहीं हो सकता। बिजनेस कम्युनिटी के साथ इशू बना, डीसी ने गलत किया, एसी ने गलत किया, मैं खुद एसी के खिलाफ, डीसी के खिलाफ एफआईआर एप्लीकेशन दे के सदर थाने बंदे लेकर के पहुंच गया कि इसके खिलाफ एफआईआर करो, ये गलत कर रहे हैं। तरीका धुआं रोकना बिल्कुल सही है, गलत तरीके से ऑपरेशन करना गलत है, लोगों का माल उठाना गलत है। वहां पे गया, कोर्ट गया, उनके खिलाफ उनके खिलाफ पिटीशन की, ऑब्वियसली पुलिस ने नहीं बात मानी तो पिटीशन की, स्टे लेकर के आया, उनके साथ बैठा, मुज़ाकरात किए। एक बात, दूसरा, हमारे ये 1 बिलियन की हमारी ट्रेड है, 1 बिलियन का हमारा पिछले 1 साल के अंदर एक्सपोर्ट हुई कॉपर की, वहाँ पे 300 मिलियन डॉलर का हमारा एल्यूमिनियम की एक्सपोर्ट है पिछले, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तीसरे नंबर पे हम आगे, राइस की 2.5 बिलियन की है। या अपने दौर के अंदर इतनी बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट, इतनी इंपोर्ट, इतना जीडीपी, ये चीजें आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अपने हुक्मरानों को ये चीजें रियलाइज करवाने में कहीं कामयाब हुए? जी, मैं वही अर्ज कर रहा था। देखें हुआ क्या कि ये किया ना, तो अब मैं उसमें 2 चीजें आपको बता रहा हूँ, एक चैम्बर का किरदार बता रहा हूँ और एक अपना किरदार बता रहा हूँ। चैम्बर ने क्या किया, हमारे यहाँ पे इखलाक भट्ट साहब एल्यूमिनियम का काम करते हैं, 1-2 दोस्त और करते हैं, उनकी, मैं बिलियंस की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, और बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, 300 मिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, और कितने टाइम में, ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये क्या करते हैं, ये लेटर लिख देते हैं कि पाकिस्तान में मटेरियल शॉर्ट हो गया, इसको एक्सपोर्ट बैन किया जाए। उसके बदले में मैं, ये आपको पीछे कॉन्फ्रेंस रूम नज़र आ रहा होगा, मैंने चाइनीज़ काउंसलर से रब्ता किया, रज़ाक दाऊद साहब से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवाई, उनको सारा डाटा दिया, उनको बताया। उमर अशरफ साहब ये जो एक लंबी थस्ट्रिक रो बयान करते हैं ना जी कि रज़ाक दाऊद साहब ये हो गया, उन्होंने ये कर दिया, तो ये उनको मैंने पहले भी बताया है कि रज़ाक दाऊद साहब को परफॉर्मेंस, माँ को भी कमाऊ पुत्र अच्छा लगता है। रज़ाक दाऊद साहब को जब पता ये चला, हमने यहाँ पे बुला करके दिखाया है कि सर 9 महीने में 1 बिलियन डॉलर की ट्रेड की है हमने, पाकिस्तान में 30 नंबर पे, तो उनकी फिर अटेंशन गई गुजरांवाला चैम्बर ने कुछ नहीं किया था। हमने यहाँ पे बताया 20 लोगों ने बैठ करके इसी सामने कमरे में कि सर 300 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है सर हमने, तो फिर उनको पता चला कि यार ये गुजरांवाला तो ये हमारे इतना रेवेन्यू लेकर के आ रहा है, तो उन्होंने फिर, इसमें उमर अशरफ साहब की कोई खूबी नहीं है, ये तो अपने भाई को वहां पे जाकर के सियासत करते रहे हैं, पहली कुर्सी पे वो बिठाते रहे हैं अली अशरफ साहब को, दूसरी पे खुद बैठते रहे हैं, पहली बात सुपर एशिया की होती रही है, दूसरी अपनी होती रही है, तीसरी कायदीन की होती रही है, चौथी पे मौका नहीं मिलता था, ये कुछ नहीं करते रहे। चीज़ें आपने रियलाइज करवाई, मेहनत आपने की, चीज़ें आप रज़ाक दाऊद को अपने ऑफिस तक आप लेकर आए, आपने हुक्मरान जमात को ये बताया कि हम ये कर सकते हैं और ये कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और इस इंजॉय जो है मौजूदा सदर ने किया। आप भी उसी कैबिनेट का हिस्सा थे, क्या वहाँ पे आपने पूरा साल अपोजिशन की या घर बैठे? सर मैं वही, अच्छा अब आ जाए इस बात पे, इस साल क्या हुआ, पिछले साल तो अब जिसे कहते हैं ना, मैं लवारस हो गया था, बस जिसके साथ आया उसी के साथ ही लड़ाई होगी, वो मैनू देख के राजी नहीं, मैं उन्होंने देख के राजी नहीं, मैं कहाँ जाता। उसके बाद जीबीसी का इशू बना है, अल्लाह ताला ने एक ग्रुप बना दिया, साथी दे दिए हमने, फाउंडर ग्रुप, मैंने, आसम, आमिर भाई ने, राना नासर ने, हम 4, गुलाम हुसैन जज ने, हम 6 ने मिलके एक ग्रुप बना दिया, ठीक है जी। उसमें गोल्डन आसम अनीस साहब के साथ थे, मैं आ गया, हम सब ने अपनी अपनी एक एसोसिएशन 2-4 दोस्त इकट्ठे करके हमने कर दिया। हमने क्या किया कि इस दफ़ा जब इलेक्शन, पिछली दफ़ा हमने कंटेस्ट किया और हार गए, एक स्कोर बोर्ड के ऊपर नंबर हमने बट साहब लगा दिया अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है। पिछली दफ़ा तो लोग ये कहते थे कि शायद इलेक्शन ही नहीं होना ना, पता नहीं एंड तक पहुंचते हैं भी कि नहीं, हमने एक नंबर लगा दिया। उसके बाद मैं सोचा कि यार ये इससे बड़ा कंपेन का, और जैसे आपने बात की कंपेन का, इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि चैम्बर जाऊँ, चैम्बर बैठूँ और वहाँ पर बैठ करके डंके की चोट पर मैं अपोजिशन करूँ। 32 मेंबर थे, 4 हम लोग थे, हम पहला इजलास हुआ, पहले इजलास में हम अपोजिशन एक साइड पे बैठ गए, ये 28 एक साइड पे बैठ के बात शुरू हुई। जब बात शुरू हुई तो
स्टैंडिंग कमेटियों के ऊपर फीस की बात हो गई, उस पे इन्होंने फीस की बात की, तो मैंने उनको इस बात पे अप्रिशिएट किया पहले कि ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग ये सवाब का काम समझ के कमेटियां दे देते हैं, उनको इख्तियारात आप देते नहीं, फायदा उसका कोई होता नहीं, कम बनाएं सीरियस। अच्छा फिर मजे की बात, आप स्टैंडिंग कमेटियां, मैंने कहा जी आप उन लोगों को देते हैं जो उस फील्ड का भी नहीं होता, कैपेबिलिटी नहीं होती। नहीं, एक कैपेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है ना जी। एक वो है कि मेटल की उसको दे दी, प्रोसेसिंग की उसको दे दी, जेदा काम ही प्लास्टिक दा। अब मुझे ये बताइए, और या इवन है भी नहीं, तो इवन कुछ कमेटियां ऐसी थी जिनके वोट भी, कुछ सहाफियों को ऐसी कमेटियां मिल गई, मैं आपको आपके सामने कहता हूं, पिछले टेन्योर में सहाफियों को कमेटी मिल गई जेदा वोट ही नहीं सी है। अब आप अंदाजा करें ये हाल था। तो मैंने किया, तो इन्होंने मुझे कहा जी कि हम ये फैसला हमारे कायदीन करेंगे, वो अखबारों पे भी आया, मुझे लेट मी कंप्लीट, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। वो मैंने वहां पे लड़ा, बोला, मैंने कहा जी कि ये जो आपके कायदीन है ना, इनके मुजस्मे बनाए, यहाँ पे खड़ा कर दें, हम उनसे बात कर लिया करें। ये सारी चैम्बर में बात हुई और अगले दिन अखबारों में आई। नतीजा क्या निकला, अब आ जाए नतीजा ये निकला कि अगला इजलास हुआ। नतीजा मैं बाद में पूछता हूँ, जब आप अंदर मीटिंग में बैठे थे, जी जी, जब वो इजलास हो रहा था जी, वहां पे जब कमेटियों के ऊपर फीस की बात हुई, जी जी, तो आपने उसको एग्री किया, जी जी, और बाहर आके आपने स्टेटमेंट दे दी नहीं 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 कि जी ये नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, वो गलत था। वो उसमें एक अखबार वाले ने, वो हमेशा बहुत सारे हमारे साफी भाई हैं, मैं अब क्या कह सकता हूँ, उसमें कुछ साफी भाई हमारे ऐसे हैं जिसे कहते हैं ना मोर सिंसियर टू द किंग इवन द किंग हिमसेल्फ। तो उसमें वो साफी हैं, वो बेसिकली चैम्बर के पार्ट लगते हैं समहाउ। मुझे उन्होंने अपने पास से खबर लगाई थी, वो मेरी खबर नहीं थी, और मैंने उसको फोन करके मना भी किया था। मैंने अंदर वो फीस को सपोर्ट किया था, बाहर आकर के भी मैंने ये बात की और आज भी ऑन करता हूं। वो एक अखबार ने खबर गलत लगाई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद अगला इजलास हुआ। वो इजलास इन्होंने क्या किया कि 12 बजे इजलास, 11:30 बजे और 1:30 बजे हमें उसका एजेंडा मिल रहा है। मैंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों को बुलाया, यहाँ पे मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इनके ये काम है, ये इन्होंने किया। अगले माह फिर इन्होंने ये किया, यानी कि इन्होंने वो फिर रूटीन का हिस्सा बना। इजलास होता रहता था हर माह, इजलास इन्होंने किए हैं, इजलास हर माह हुआ है। लेकिन देखें इजलास क्या होना है, पहले इजलास की कहानी मैंने आपको बता दी, टाइटल ऑफ द बुक आपको पता चल गया कि वो क्या करते थे। पहले दिन ही तो इख्तियारात, यस सर लबैक हैं, वो करके तो अपने सारे इख्तियारात सदर को दे लेते थे। तो फिर क्यों जाते थे आप इजलास? नहीं, मैं नहीं गया ना, मुझे उसके बाद तो वो डर गए। 28 लोग, हम 4 लोगों से डर गए, इतना डर गए कि उन्होंने छुप के इजलास करना शुरू कर दिया। आपने कमेटियों के ऊपर फीस की जब बात की, जी, कमेटियां तो मेरा ख्याल है चैम्बर के जो सदूर है ना, वो सवाब समझ के देते हैं, रिलेशन बिल्डअप करने के लिए देते हैं। बिल्कुल, इनमें मफादात भी होते हैं इनको सबके साथ। क्या मफादात होते हैं कमेटियां देने में? सर अब देखें ना, मफाद क्या है कि आप ये देखें कि वोटर, अब यही तो अवेयरनेस है हम दे रहे हैं। अब हम कंपेन कर रहे हैं, हमारा लायल मार्की में इलेक्शन ऑफिस है, हम सारा दिन जाते हैं, अपना काम सफ़र करते हैं, लोगों को बताते हैं, कंपेन करते हैं, एक अलग प्रोसेस है। ये क्या करते हैं, इन्होंने वो कमेटियां देते हैं, सारा साल उनसे पूछते नहीं, वो उसको फ्रेम तवीज़ समझ के फ्रेम लगा करके दफ्तर में लटका देते हैं, ठीक है, और इख्तियारात कोई होते नहीं। साल के एंड में अब क्या किया, 300 कमेटियां दे दी, उनको फ़ोन किया, ये कंपेन का जरिया है। अब ये हफ्ता पहले की बात कि आके अपना अवार्ड ले जाओ, 175 रुपये 50 पैसे का अवार्ड बना करके कमेटी का उनको हाथ में पकड़ाते हैं, नाल कहते हैं जी, या साथ कहते हैं सानू वोट दे देना। ये कंपेन है, ये कमेटी है। तो आपके पास जब आसिम अनीस के दौर में इख्तियारात थे जी, तो आप लोग इस चीज़ का एहतजाज क्यों नहीं करते? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं समझा नहीं सका आपको। ये मेरी दौर में, मैं आसिम अनीस की रजीम में एक दिन नहीं रहा। आसिम अनीस की दौर के अंदर मैं इतना शरीके जुर्म ज़रूर रहा हूँ कि मैंने वोट दिया था। हमारी एसोसिएशन, और एक और जुर्म भी है कि हमने 300 बंदों का खाना किया था मुगल कम्प्लेक्स में जब इनका इलेक्शन हो रहा था। अदरवाइज हमने कुछ नहीं किया, ना हमसे किसी ने पूछा, ना हमने किया। मैं तो आया जब ये मलक ज़हीर मेरे पास आया, मेरी एसोसिएशन के पास आया कि जी वो भी, उसकी भी एक कहानी है, वो इतना लंबा इंटरव्यू हो नहीं सकता, मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, उसकी भी, मैं भी आने के लिए तैयार नहीं था, उसके पसे पर्दा भी एक कहानी है। मैं उस चक्कर में आया और किसी की मुखालफत की थी मैंने कि ये एलिजिबल नहीं है, इसको आप ना लें। उसके चक्कर में उन्होंने मुझे कहा कि यार मुखालफत ना कर, तो ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी तुसी आप आओ। तो कहने का मतलब है कि मैं तो 2019 में आया, और जब मैं आया तो मैं तो एक दिन भी अगर चैम्बर गया हूं जीत करके इसकी अम्ब्रेला के नीचे, तो मैं जुर्मदार हूं, मैं शरीक हूं। ये 2 चीज़ें यहाँ पे पैदा होती हैं जी।
इसका मतलब है कि आप आना नहीं चाहते थे, ये हुब्बे अली है, बुग़्ज़े माविया है। हाँ, कि आप नहीं आना चाहते थे, आप उसकी मुखालफत में कि इस बंदे में ये एबिलिटी नहीं है तो मुझे लाया जाए। ये भी मैं वो यस कर रहा हूँ। देखें, जो मैं ये समझता हूँ कि जो बुग़्ज़े माविया वाली आपने बात की, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो फॉर द सेक ऑफ हमारी मेटल कम्युनिटी था। मैं एक बंदे ने क्या किया, मैं जैसे आपको पहले बताया कि हमारी ये कम्युनिटी है, उसको हम लीड करते थे। हमने मिलियंस और मिलियंस अपने जेब से लगाए, एसोसिएशन में लोगों के काम, एक नहीं 1000 काम करवाए। इसका आपको मार्केट जवाब दे देगी। एक बंदा हमारी एसोसिएशन में से उठ के, हमारा ही मेंबर उठ करके एक होटल के अंदर हमें बगैर बुलाए, हमें बगैर बताए वहाँ पे ऐलान करता है जी कि मैं एज अ कैंडिडेट आ रहा हूँ, मैं वीपी आ रहा हूँ। तो नेचुरली एक फितरती अमल है कि आप ये कहते हैं कि यार ये थैंकलेस जॉब है हम कर रहे हैं। इतना तो होता कि यार वो कैंडिडेट हमें बुलाता, हमें कहता जी कि हमें आप दें तो हम दे देते। तो हमने इस चीज़ का गिला किया, ये गिला करने के तो उन्होंने कहा जी कि वही बात कि वो मेरा बंदा नहीं है। असल में 3 किस्म के बंदे हैं, एक अल्लाह का बंदा है, एक बीबी का बंदा है और एक इन कायदों का बंदा है। इनके टर्म्स यही चलती है, मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा। इन्होंने कहा जी कि वो मेरा बंदा नहीं है, वो शेख नसीम साहब का बंदा है, तू मेरा बंदा है। मैं कहा जी मैं अल्लाह का बंदा है तो मैं अपनी बीवी का बंदा है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप कहता जी आप आ जाएं। तो हमने उसमें वो हम उसको कैपेबल भी नहीं समझते थे कि ये बंदा आया। अगर वो आता तो हम किसी और को देते, हम फ़र्क को देते, हम वदील बुखारी आज आया हम इसको देते, हम किसी और को देते। तो मैं बेसिकली उस चक्कर में मैं उसकी मुखालफत में गया था। जी था भाई, ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल क्या जा रही है आपकी कैंपेन की? कौन कौन सी एसोसिएशंस हैं जो आपके साथ मिल रही हैं और कौन सी ऐसी एसोसिएशन है जो आपको छोड़ रही हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ तो कोई भी नहीं रहा। लास्ट ईयर जब हमने ये स्टार्ट किया ना, तो देखें एक फ़ियर होता है, लोगों की रिश्तेदारियां हैं, लोगों के सालों पुराने बॉन्डिंग्स हैं, कारोबारी मुरासम है। तो लोग डरते थे कि हम इनका साथ दें। बयानिया लोगों को तब भी हमारा पसंद था, लोग ये कहते थे कि बात ये ठीक करते हैं, लेकिन लोग ये भी डरते थे कि हम इनके साथ खड़े हों, एक्सपोज हों, तो ये उनके कैंप ही ना लगें। हमने ये साबित कर दिया कि नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हम 5-6 लोग चले थे, हमने ये इनको करके दिखाया कि नहीं वी कैन डू इट। हम खड़े हैं, हम तब तक खड़े हैं जब तक हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजलो करम से अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। तो इस दफ़ा क्या हुआ कि वो हम लोगों को यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि नहीं ये वाकई ही डिटरमिन है, ये तब तक खड़े हैं जब तक ये अपना मकसद हासिल नहीं कर लेंगे अल्लाह के फजलो करम से। तो छोड़ के तो कोई भी नहीं गया। हम मुझे टारगेट किया गया, मेरे करीबी साथियों को टारगेट किया गया, जिनमें से 1-2 गए भी, लेकिन वो फिर उससे ज़्यादा मोहब्बत के साथ वापस आए। एसोसिएशन की बात करते हैं तो आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह राइस एसोसिएशन हमारे साथ आ गई, इनके बड़े करीबी। और जो फर्नेस एसोसिएशन है, पहली दफ़ा अल्लाह ताला ने करम किया है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये सारे इकट्ठे होकर के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए हैं। ये तो उनका भी दावा है कि फर्नेस एसोसिएशन उनके साथ है, राइस एसोसिएशन ने उनकी एक कॉर्नर मीटिंग भी बहुत अच्छी सी की। वॉशिंग मशीन सेक्टर को आप कहते हैं हमारे साथ हैं, वो कहते हैं हमारे साथ हैं, लेकिन ये किसके साथ हम उनको काउंट करें? वैसे तो उनके 16 वोट हैं सारे, सी के उनके 4 वोट हैं। किन की बात करें आप? मैं वॉशिंग मशीन सेक्टर की वॉशिंग, बिल्कुल ठीक बात करें। देखिए मैं पहले बात करूंगा फर्नेस की। फर्नेस का हमारे पास एसोसिएशन आई, टोटल 45 उनके वोट हैं। उसमें क्या हुआ कि इन्होंने कल रात है, इन्होंने 5 दिन की मेहनत से खाना किया, ऑन रिकॉर्ड है, अखबारों पे आया। टोटल 5 लोग आए उसमें, टोटल 5 लोग जो पिक्चर्स में हैं, जो इन्होंने शेयर की, हम तो नहीं गए। 5 इन्होंने आए, उनका नाम दिया, कईयों ने नाम अखबारात में आया, कहीं में सिर्फ पिक्चर्स आई। उसमें से 3 ने आज अखबार के अंदर इश्तिहार लगवा दिया हमारे ही हक में कि हमें धोखे से बुलाया गया। हमने तो नहीं उन्हें कहा, हमने तो नहीं लगाया। फिर उन्हें हम अगर है तो तरदीद लगवा दें। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें तो खुद प्रूव करती हैं ना। मतलब ये तो एक ववेला मचाने के अलावा ये तो एक वो झूठ की सियासत ये शुरू से करते आए हैं। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, अपनी अन्ना को मजरू करके हम लोग सियासत नहीं करते। अगर मैं किसी के पाँव के ऊपर गिर के, किसी के घुटने पकड़ के, ये समझ सकते हैं कि मैं किसको, अगर ये देख रहे हैं तो मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूँ, कि किसी के घुटने पकड़ के, किसी के पाँव पकड़ के अगर हम वोट मांगे ना, तो ये हम खिदमत का जज्बा नहीं है,
ये ज़ाती मुफाद है। आपके अगेंस्ट लोग ये कहते हैं कि कमर दिलबर जी, जो कि उनका साथी था, उसको किसी किस्म के कोई भी उनकी तरफ से कोई गिला नहीं था, जी, जी। लेकिन आपके ग्रुप ने जो यूनुस अंसारी की तरफ से उनकी रिश्तेदारियां तो इतना प्रेशराइज किया कि उसको मजबूरन छोड़ के उधर आना पड़ा है। किस बात में कितनी सदाकत? देखिए, सच्चाई तो सबके सामने है। यूनुस अंसारी बरादरान चैम्बर के वहाँ पे जा कर के एक आम आदमी, मैं वोटर हूँ, मेरा भाई एक वोटर है, एक क्लास के 4000 वोटर हैं, उनकी क्या इज्जत होनी है? अंसारी बरादरान का एक सियासी कद है, वो चैम्बर में गए, उनके चैम्बर में गए की इज्जत नहीं की, उनको बैठने की जगह नहीं दी, उनसे पूछा नहीं। जब वो नाराज होकर के जाने लगे तो उनको कहा कि जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है, तुम्हारी जाता है तो जाए। तो ये हमने तो नहीं किया। उनका ये कहना है कि हम शहबाज गिल की जगह तो यूनुस अंसारी को नहीं बिठा सकते थे। सर, गुजारिश ये है कि ये उनका मामला है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो सही है या गलत है, तो उसका अपना जुर्म हमारे सर पे तो ना डालें ना। नाराजगी तो उनकी हुई आपस में, इज्जत तो उन्होंने नहीं की, वो छोड़ दें शहबाज गिल, क्योंकि मैं मौके पे मौजूद नहीं था। हम ऐसी सियासत नहीं करते कि हम मफरूजों पे अपनी सियासत करें। मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक सियासी कद काठ वाला बंदा, और वो भाई अगर आपके पास आते हैं, अगर आप उनको नहीं संभाल सकते, उनकी इज्जत नहीं कर सकते, तो आप बाकी चैम्बर को कैसे संभालेंगे? बाकी वोटर की इज्जत आप कैसे? आप जब इलेक्शन जीतते हैं जिस तरह आपने, उसके बाद तो आप इलेक्शन जो चैम्बर ही नहीं जाते। सर, उसकी वजह है, अगर मैं चैम्बर नहीं गया था तो उसकी वजह ये थी कि मेरे साथ ही कोई नहीं था, मैं अकेला, मैं जिसकी सीट पे मैं गया, एहतजाजन मैंने चैम्बर मेरे पास 2 हल थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक मैं घर बैठ जाता, जो कि मैंने पहले किया, और दूसरा कि मैं सिस्टम के अंदर आता और सिस्टम चेंज करता। मैंने दोनों रास्ते दोनों काम किए ना सर। इस तरह अगर आप सिस्टम को ठीक करने आते तो आप तो चैम्बर जाते। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि हुआ क्या कि पहले 4 माह 5 माह तो मैं चैम्बर नहीं गया, लेकिन जब मुझे ये क्वेश्चन मिला कि ये स्टेटस को हम ये ग्रुप बना करके, मुझे जब ये 2-3 लोगों ने अप्रोच किया, शेख असलम इनको छोड़ा था, आसम अनीस इनको छोड़ा था, आमर रहमान शेख असलम के साथ था, राना नासर शेख असलम के साथ था, गुलाम हुसैन जाज शेख असलम के साथ था। ये सब जब हम 4-5 इकट्ठे हुए तो मुझे ये सूरत नजर आई कि हम लोग मिलकर एक ग्रुप बना करके, तो क्यों ना हम अपना एक मामला शुरू करें, जिसके लिए हमने एफर्ट की और सारे ज़माने के सामने है, पूरे शहर के सामने है, हम 2 साल से एफर्ट ही तो कर रहे हैं। मोटरवे लिंक की एक बड़ी अजीब सी लड़ाई है, वो कहते हैं हमने ये लिंक अप्रूव करवाया, आसम अनीस कहते हैं जी मैंने अप्रूव करवाया। इसमें सदाकत क्या है? सर, उसमें गुजारिश ये है कि बहुत कुछ जो आप मुझे कहते हैं ना कि आपने क्या किया, उसमें से 1-2 काम ऐसे भी हैं, जैसे मोटरवे लिंक हो गया और एक मेटल प्रोसेसिंग जोन हो गया। पिछले साल मैंने जब ये इन्वायरमेंट का मसला बना, मैं डीसी के खिलाफ और ये सारी कंपेन की, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि यार ये तो डीसी साहब को आज हमने कह दिया है, हो गया मामला हो गया, तो हम गवर्नमेंट से यही मामला करते रहेंगे, तो क्यों ना एक हम अलहदा सियालकोट की तर्ज के ऊपर, उसमें मैं, आसिम अनीस साहब, आमिर रहमान साहब, अखबारात का हिस्सा है, आज भी तराशे उनके आपको मिल सकते हैं, नहीं तो मैं दे दूंगा। पिछले साल हमने मेटल प्रोसेसिंग जोन के लिए हमने गवर्नर साहब से मुलाकात की, आमिर रहमान साहब ने उसमें पुल का किरदार अदा किया, हमने एक पूरी फिजिबिलिटी बनाई, हम जा कर के उनसे मिले, हमने बताया, उन्होंने हमें उसकी यकीन दहानी कराई। अब मकसद सिर्फ ये था कि अब उसमें इशू कहाँ पे आया कि इलेक्शन जीते, आगे इलेक्शन था तो फिर ही कुछ करते, इलेक्शन होता तो कुछ करते, चैम्बर में आते तो कुछ करते। हमने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ था, वही प्रोजेक्ट को वही फिर हमने मीडिया, हमारी कंपेन का हिस्सा रहा, लोग हमसे पूछते थे कि एजेंडा क्या है, हम जहां पे बहुत सारे एजेंडे बताते थे वहां पे ये भी बताते थे। उसी एजेंडे को इन्होंने अब की कारकर्दगी शो किया, और कारकर्दगी क्या है? 0, कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे मोटरवे लिंक की बात कर दें, फिर मैं बात करता हूं कि मैं मफरूज़ों के ऊपर बयान नहीं देता, मफरूज़ों के ऊपर सियासत नहीं करता। आमिर रहमान साहब या आसिम अनीस साहब के दौर के अंदर ये बात हुई, अब ये उसको ऑन कर रहे हैं। मैं ये बात करता हूं कि जो मोटरवे लिंक वाली बात भी है, देखें उसके अंदर इन्होंने क्या किया, अगर इन्होंने भी किया, हम 1 मिनट के लिए ये फर्ज कर लेते हैं कि इन्होंने की, तो इन्होंने 10 लोगों ने अपनी एक कंपनी बनाई, जिसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव मेंबर इनका शामिल था, जो आज मेरे साथ खड़ा हुआ है, मैं, क्या नाम है? मलिक सुफियान, ठीक है जी, उसका नाम भी उसके अंदर शामिल था। तब भी मुझे ये बात का पता चला
कि ये 10 लोगों ने एक फिजिबिलिटी बनाने के लिए, और इन सबको क्या कहा गया अंदर ड्राइंग रूम में बैठ करके कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, 6 महीने पे बैक पीरियड होएगा, इस तरह हो जाएगा। अब आज अगर उनसे बात करें, वो क्योंकि बात खुल गई, चीज़ें सामने आ गई, मामला सब लोगों को पता चल गया, वो हंडिया चौक के अंदर फूट गई, तो अब वो कहते हैं कि 2 अरब था तो हमने 2 अरब कैसे कर लेना था। मैं अल्लाह हाज़र क्यास मैं ये कहता हूँ कि देखें, काम चैम्बर के ये करने वाले हैं भट्ट साहब, ये काम ही नहीं है चैम्बर के करने वाले। आपने मुझे सिर्फ हाँ या ना में एक जवाब देना है कि मोटरवे लिंक आसिम अनीस या उमर अशरफ, दोनों में से किसने इसके ऊपर मेहनत की? आसिम अनीस। आसिम अनीस, आप आसिम अनीस ने ही अगर इस पे मेहनत की तो आप उमर अशरफ की कैबिनेट का हिस्सा थे, आपने एहतजाज क्यों नहीं किया कि आप दोबारा इस पे क्यों काम कर रहे हैं जब आसिम अनीस ने इसके ऊपर काम किया हुआ? सर मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, हमें चोरी तो कैबिनेट की अपना इजलास करते थे, हमें तो एजेंडा ही नहीं आता था, इजलास हो जाता था, समोसे चाय बिस्किट पकोड़े खा लेते थे तो हमें एजेंडा मिलता था। हमने तो वो प्रेस को लगा करके, इनकी टिकट्स लगा के, जो DHL या TCS जो भी जिस पोस्ट के तहत आता था उसके नंबर लगा करके इनको कंप्लेन भेजी कि ये आप लोग क्या करते हैं कि हमें एक दिन पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक दिन पहले आपको इतला देनी चाहिए, नहीं तो फोन कर दें। तो इन्होंने तो चोरी तो ये इजलास करते रहे। किसी फोरम पे एहतजाज किया? हमने किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने आसिम अनीस को साथ बिठा करके, अमर रहमान को बिठा करके, तमाम प्रेस को बुला करके, DGTO तक को भी हमने लेटर लिखा, हमने प्रेस में भी ये बात आज प्रेस रिलीज दी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। पिछला इलेक्शन क्यों हारे, वजह क्या थी? बिल्कुल, देखें पहचान क्या है, अताफरीद को कौन जानता था? आमिर रहमान को सिवाय इसके कि वो GDA का चेयरमैन था, को बिजनेस में को बहुत ज़्यादा उसकी खिदमात नहीं थी। आसिम अनीस एक्स प्रेसिडेंट थे लेकिन किसी के ग्रुप का हिस्सा नहीं थे। हमारे शेख असलम साहब हैं, उनका ग्रुप अलहदा हुआ तो उनके मेन बाजू निकल गए, बिल्ले की सूरत में, इरफान बिल्ले की सूरत में, और दूसरा उनके 2-3 दोस्त अजहर असलम साहब वो चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि नया ग्रुप बना था, हम 6 लोग थे, और उसके बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने फिर 329 का इंसाफ बोर्ड के ऊपर लगाया। और जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों को तो ये था ही नहीं, लोग ये समझते थे। देखिए मैं मेटल मार्केट में पिछले 20 साल से काम कर रहा था, मेटल मार्केट में टोटल हमारा 120-125 वोट था, मैं फर्नेस की बात नहीं कर रहा, तो हम कितना ले लेते, उसमें से भी लोगों की रिश्तेदारियां थी, ताल्लुक थे, लोग एतबार नहीं कर रहे थे कि ये लोग खड़े भी होंगे, लोग इवन ये नहीं सोच पा रहे थे कि ये इलेक्शन, और उन्होंने कंपेन ही ये चलाई, क्योंकि ये एक नेगेटिव सियासत करने के आदी थे, इन्होंने कंपेन ही ये चलाई कि ये बच्चे हैं, इन्होंने तो कल इलेक्शन तक पहुंचना भी नहीं है, लोगों को डराते रहे और लोग डरते रहे। पिछले साल कोई सीट नहीं थी आपकी, 329 वोट आपने लिए। इस साल अगर अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अगर आप सीटें लेते हैं, नहीं अगर आप पूरी तरह इसके ऊपर मतलब क्लीन स्वीप नहीं कर पाते, तो आप वही कुछ करेंगे जो पिछले सालों में किया, या भरपूर अपोजिशन करने का कोई प्रोग्राम है आपका? देखें अब हमारे पास, जब देखें हार जीत अल्लाह ताला के पास है, कहने का मतलब ये है कि जब मैं अब पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला के घर की पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फतह देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता हम हार भी जाते हैं तो हमारे पास इतना मैंडेट ज़रूर होगा कि अब अगर हमें वो मतलब जो हमारे कुछ एग्जेक्टिव, 3 एग्जेक्टिव जो उनके अब हैं, खुदा न खास्ता वो क्लीन स्वीप वो कर जाते हैं तो फिर भी 3 रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उन 3 के पीछे इतना हैवी मैंडेट होगा कि हम उनको वो जमहूरी जो गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाने देंगे। आप जब थे तो कितने वोट थे आपके? जब मैं बना, जब आप एग्जेक्टिव थे, जी, तो आपके वहाँ पे कितने आप लोग एग्जेक्टिव थे? 4 आप पिछली उस दफा थे, 3 इस दफा थे, तो फिर भी आप कुछ नहीं कर सके। 3 दफा तो अब आए ना सर। आपके पास 329 का मैंडेट नहीं था जब आप मौजूद थे? देखें बिल्कुल था 329 का मैंडेट, लेकिन ये वो कहने का मतलब ये है कि ये उतना मैंडेट नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा आप ये समझ सकते हैं कि हम बगैर किसी एसोसिएशन के, बगैर किसी स्पोर्ट के हम 329 वोट लेते हैं, और इस दफ़ा इतनी एसोसिएशन के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहले से 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज, वोट इंक्रीज हुआ है। तो 329 वर्सेस 600 वो इतना जो हम उसमें वो पॉजिटिव किरदार चैम्बर के अंदर बैठ करके नहीं कर पाए, उसकी वजह ये थी कि उन लोगों ने हमारे साथ वो ज्यादतियाँ की जिसका हमने सिर्फ जो एहतजाज कर सकते थे हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन जब इस दफ़ा होगा तो इस दफ़ा ये
इंशाल्लाह उल अजीज ये सारे शहर को पता है कि खुदा ना खास्ता 19-20 का, जिसे हम कहते हैं ना, अन्नी वीदा फर्क नहीं होएगा, 19-20 का ही होगा। तो वो ऐसा मैंडेट है जिसका एक प्रेशर ज्यादा है। इसमें हम इनको इस दफ़ा अगर खुदा ना खास्ता हारते हैं तो फिर भी हमें वही किरदार अदा करेंगे जो हम पहले करे थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। आपके साथ जो एसोसिएशन इस टाइम, सारी तो कोई भी एसोसिएशन आपके साथ नहीं है, पर कुछ उनके साथ हैं, कुछ आपके साथ हैं। जो कुछ आपके साथ हैं, आपके मुखालिफिन का ये कहना है कि वो मफाद के लिए हैं कि उनको इन्होंने सीट दी है एग्जेक्टिव की एक। देखें, पहली बात ये है कि अगर जैसे आप वो बात करते हैं कि हमारा एक बड़ा ग्रुप है, हमारा कोई मुकाबला नहीं, 40 साल पुराने हम बैठे हुए हैं, तो मुफादात होते तो वो लोग इधर आते। मुफादात, कोई हारे हुए घोड़े पे शर्त लगाता है, सारे जीते घोड़े पे लगाते हैं। आपने 16 वोटों के साथ एक सीट दी है वॉशिंग मशीन सेक्टर को। देखें, हमने फिर वही बात आ गई, ये बात वो उस चीज़ की नहीं है कि हम वोटों के साथ देते हैं, हम ये इस चीज़ पे यकीन ही नहीं रखते। हम मसाइल के ऊपर जो देखें, अगर जो सियासी पार्टी की बात करें, जिसने पीटीआई को वोट नहीं दिया, हुकूमत उसकी मां नहीं है, हुकूमत उसकी सरपरस्ती नहीं करती। वॉशिंग मशीन सेक्टर गुजरांवाला के अंदर पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा सेक्टर वॉशिंग मशीन का है। अगर उसमें वोटर 16 हैं तो बाकी अगर 400 बंदा है तो उन बेचारों का क्या कसूर है? वो अगर चैम्बर का एतमाद अपना बहाल नहीं हो सका, लोग अपना वोट वहां पे रजिस्टर नहीं करवाते क्योंकि चैम्बर का उनके ऊपर एतमाद नहीं है, वो जरूरी नहीं समझते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी पुरानी रविश के ऊपर चलें। वॉशिंग मशीन सेक्टर एक साल अभी नए बने हैं, उनको प्रॉब्लम आई है पिछले साल FBR की। जी जी, उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली है। जी जी जी। लेकिन मौजूदा चैम्बर ने उनका भरपूर साथ दिया है, FBR में भी उनके साथ भी चले हैं उनके लोग, लेकिन वो उनके आपके साथ आने की वजह जो है, आपने उनको एक एग्जेक्टिव की सीट दी है जो वो नहीं दे मैं समझा नहीं सका भट्ट साहब। अगर पहली बात यह है कि अगर चैम्बर ने कोई किरदार अदा किया होता उनका, तो आज वो हमारे साथ ना होते। ये अब वो जाने या चैम्बर जाने, मैं इसका गवाह नहीं, लेकिन वो टाइटल ऑफ द बुक बता रहा है कि उनका साथ नहीं दिया तो आए। दूसरी बात 16 की नहीं है, बात उस 400 इंडस्ट्री की है। हमने जो देखा, अगर हमें लालच होता तो हम उस एसोसिएशन को ना देते जिनके पास 80 वोट है। हमें लालच होता, सीटों की सियासत करनी होती तो हम उनको ना देते जिनके पास 50 वोट है। हम 16 बंदों वालों को क्यों वोट देते? आप बात कर सकते हैं वोटर्स की, जी जी, आप बात वो पीछे मॉब की नहीं कर सकते। सर, हमारा एजेंडा ये नहीं है। हमारा एजेंडा है, देखें हमारा एजेंडा क्या है। अगर आप एजेंडे की बात करते हैं तो हमारा एजेंडा ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी के लिए सहूलियात मुहैया करना। क्या करेंगे आप बिजनेस के सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखें, पहली बात तो ये है, ये इसी के अंदर ही आपका जवाब बाकी भी आ जाएगा वॉशिंग मशीन वाला, कि पहली बात ये, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है भट्ट साहब तो वो डाटा की बुनियाद पे होती है, इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन होता है, डाटा कलेक्ट होता है, उस डाटे के साथ प्रॉब्लम सामने आती है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ये 4 स्टेप्स हैं। हमारे गुजरांवाला चैम्बर में आज तक आप जाएं, आप जाकर के पूछें कि दाल बाजार के अंदर कितनी दुकानें हैं। आप यहाँ जाके पूछें कि गुजरांवाला के अंदर कितनी इंडस्ट्री है वॉशिंग मशीन की। आप देखें कि मेटल में स्क्रैप का काम करने वाले कितने हैं, तांबे का, पितल का, कोई डायरेक्टरी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो वहाँ पे इदारा बैठा हुआ है, जो उसका असल काम है, वो क्या काम करते हैं? मोटरवे लिंक। वो क्या काम करते हैं? ऐसे जिसमें उनकी जेब में पैसा है। दुआओं वाला काम नहीं है, दुआएं तो चाहिए नहीं ना हमें तो पैसे चाहिए, पैसे। वो काम करते हैं। हमारा क्या है कि हम सबसे पहले डायरेक्टरी बनाएंगे, हम 4 जोन के अंदर डिवाइड करेंगे गुजरांवाला को, हर जोन के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे। वो इंशाल्लाह कोई लंबा काम नहीं है, थोड़ा काम है, थोड़े बजट का काम है। उसके बाद हर एसोसिएशन, हर इंडस्ट्री के अंदर एसोसिएशन से हट करके हम छोटी 3 रुकनी 4 रुकनी कमेटी बनाएंगे। वो कितनी कमेटी बन जाएंगी? वो 50 बन जाएंगी, वो 40 बन जाएंगी। उनको अपने साथ राब्ते में रखेंगे। उनके लिए वहाँ पे 3 से 4 हेल्प डेस्क बनाएंगे। उनकी जो इश्यूज होंगे, हर जो बजट से पहले उनसे बजट प्रपोजल लिया करेंगे। उनके FBR के मसाइल, उनके I&I के मसाइल, उनके कस्टम इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं RTO, FBR, इन सारे मसाइल को हम जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम कैसे हल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप वॉशिंग मशीन वाली, मैं फिर पहली वाली बात पे आता हूँ कि वॉशिंग मशीन हम वोटों की सियासत नहीं कर रहे, वो हम इस दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह वो जो इस दफ़ा 16 वोट हैं
वो जो बाकी के 300 वोट हैं वो इस दफ़ा रजिस्टर करवाएंगे, उनको 2000 5000 देने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उनको एतमाद ही नहीं है चैम्बर में कि ये इदारा हमारे मसाइल हल करेगा। जब कैंपेन में निकलते हैं सारे ग्रुप इस तरह की ही बातें करते हैं। 2018 में जब आप उनके साथ थे तो आपका ग्रुप भी इसी तरह की ही बातें करता था। जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आपके किरदार में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लोग कहीं से मिलते हैं या नहीं मिलते। क्या कहना चाहेंगे आप अपने वोटर को? देखें, पहली बात आपने जो अभी कमेंट किया है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि हर बात की एक दावा होता है, एक दलील होती है। हम अगर दावा कर रहे हैं ना कि हम अपने वोटर के लिए, अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अच्छा किरदार अदा करेंगे, तो उसकी दलील मेरा माजी है, उसकी दलील हमारे बाकी 3 4 5 लोग जो मेजॉरिटी है, ठीक है, आप 70% 80% उठा करके देख लें, आपको बेदाग माजी मिलेगा। आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि जिनका माजी दागदार है। तो इंशाल्लाह अगर हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम पहले पूरी करते रहे हैं, या अपने बिजनेस में के अंदर हमारी एक अच्छी हवा है, एक बिजनेस कम्युनिटी फूल की मानिंद होता है, जैसे फूल की खुशबू होती है ऐसे एक बिजनेसमैन की खुशबू होती है। और दूसरा वोटर, देखें मैं ये कहूँगा कि अब ग्लोबलाइजेशन है व्हाट्सएप, एक व्हाट्सएप के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर करोड़ों रुपए का बिजनेस हो जाता है, ठीक है। बिजनेस में तेजी आ गई, जिद्दत आ गई, जितनी तेजी आ गई फिर गवर्नमेंट भी अब बदल गई, चीज़ें बदल गई, टैक्स नेट में आ रहा है। जितने ज़्यादा मामला, जितनी जिद्दत आई है उतने प्रॉब्लम्स भी आए हैं, लोगों को टैक्स नेट में लाई जा रहा है। मैं अपने ए क्लास, एसोसिएट और कॉर्पोरेट क्लास के लोगों को कहूँगा कि या तो आप कह दें कि आपके मसाइल नहीं हैं, जो कि यकीनन है। अगर मसाइल हैं तो फिर आप ये कह दें कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका हल करता रहा है। अगर वो हल करता रहा है तो भी ठीक है, आप वोट दें उन्हें। अगर नहीं हल करता रहा तो आप क्यों वोट देंगे उन्हें? अगर आपके मसाइल वो नहीं हल कर सके तो क्यों वोट देंगे? हम एक साल सिर्फ मांगते हैं, 1 साल हमें दें। एसोसिएट क्लास के लोगों को मैं कहूँगा अपने कि हम आपको वो इज़्ज़त देंगे जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को इज़्ज़त मिलती है, आपको उसके बराबर जगह मिलेगी। आपको चैम्बर में ये जो थाना कल्चर है ना, कि जैसे थाने में जाना हो, किसी को काम हो तो मर्र और एसएचओ का बंदा लेके जाना पड़ता है, ऐसे यकीन जानिए चैम्बर में भी है कि मैनू काम में गया, बट साहब मेरे नाल चलो तुहाडे सोंदे ने। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं शॉर्ट क्वेश्चन करूँगा आपको। अता फरीद अपने दबंग स्टाइल की वजह से बड़े फेम है उनको चैम्बर के अंदर, आप इतने दबंग क्यों हैं? देखें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्र अदा करता हूँ। ये सब इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। कहने का, दिल में सच्चाई हो तो ज़ुबान पे आती है। और जब कुछ लोग आपके खिलाफ हैं इस वजह से कि आप जब बात शुरू करते हैं तो डायरेक्ट टारगेट करते हैं। एग्जैक्टली, देखें वो बातें लोगों को बुरी भी लगती हैं, मैं यकीन करें कि मेरा खुद दिल नहीं करता, लेकिन वो लोग आपसे नाराज भी हैं। बिल्कुल होते हैं। कुछ लोग आपके खिलाफ भी हैं इस वजह से कि आप डायरेक्ट टारगेट करते हैं, नाम लेके टारगेट करते हैं। देखें, जब वो उनकी ईगो हर्ट होगी, वो एक्सपोज होंगे तो जाहिर है नाराज तो होंगे। गुलाम हुसैन जज साहब आपकी इस दफ़ा के प्रेसिडेंट हैं। बिल्कुल, इसलिए वो ग्रुप उधर से छोड़ के इधर आए हैं। कभी भी वो तो जैसे मैं छोड़ के आया, ये अब प्रेसिडेंट तो हमने उनको 1 हफ्ता पहले सोचा उनके बारे में, उससे पहले तो हमने सोचा ही नहीं था। इसलिए तो आपके साथ इस टाइम जितने एग्जेक्टिव आपने के कैंडिडेट्स हैं, इनमें से आपके जो कायदीन हैं उनके भांजे बने हुए कितने हैं? देखें, कोई भी नहीं ना मेरा है। मेरा देखें 2 मैंने दिए हैं, मेटल में से, फर्नेस में से मेरा। आप यकीन करें कि ये अदील बुखारी, मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि 1 साल के अंदर 2 मुलाकातें मेरी। अपने अगेंस्ट ग्रुप को क्या मैसेज देंगे? शॉर्ट, खुदा का नाम है, जान छोड़ दें। जी, ये थे अता फरीद साहब। अपने दबंग अंदाज में उन्होंने जो जो बातें की, हमने इनकी बातें आप तक साफ़ और सुथरी सी पहुँचाने की कोशिश की। और दोनों ग्रुप्स जो हैं वो जो कर रहे हैं आपके सामने हैं, हम बायस नहीं होंगे, वही बातें आप तक पहुँचाएँगे जो कि इनकी इंटरनल हैं। हमारे साथ रहिएगा और हमारी चीज़ों को लाइक कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।